नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है। मार्वल एक साथ अपनी सारी पुरानी मूवीज और सारे कनेक्शंस को एक ही मूवी में दोबारा से रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की, जिसका रिसेंटली मार्वल ने टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया एंड इट काइंड ऑफ सरप्राइज्ड मी। मैं इस मूवी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चल रहा था, लेकिन जिस तरह से इस ट्रेलर को दिखाया जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि मूवी एक्चुअली में कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर उन्हीं की लाइन पे फॉल करेगी और कहीं ना कहीं हमको वो मॉडर्न डे एस्पियोनेज थ्रिलर वाली फील देगी। कुल मिला के इट विल बी everything that secret invasion was supposed to be। वही grounded story, action sequences, ये सब कुछ ट्रेलर एटलीस्ट प्रॉमिस कर रहा है, वो पूरा टिकिंग वाला साउंड। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं that actually do not make any sense। तो फिर देर किस बात की है, भाई किस लिए बैठा हुआ है, एक एक चीज बता के जाएगा आपको। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है हैरिसन फोर्ड के थैडियस थंडरबोल्ट रॉस के साथ, जो अब यूएसए के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं एमसीयू में। अब ये कांड हुआ तो हुआ कैसे, तो इसका जवाब भी हमको इसी ट्रेलर में मिल जाता है। हम लोगों ने सीक्रेट इन्वेजन में एक प्रेसिडेंट को देखा था जिनका नाम रिचसन था, और हमको ये पता चलता है कि उनके बाद अब थंडरबोल्ट रॉस ने कुर्सी को संभाल लिया है और उनके इलेक्शन कैंपेन्स के भी कुछ फुटेजेस दिखाए जाते हैं, जिसमें उनके पूरे कैंपेन की मेन थीम है टुगेदरनेस की। क्या गजब की आयरनी है, सोकोविया अकॉर्ड्स बना के इन्होंने एवेंजर्स को जुदा करवाया था और अब एकता की बात कर रहे हैं। सो नाउ हम लोगों को सैम विल्सन दिखाया जाता है, जिसको हैरिसन फोर्ड थंडरबोल्ट रॉस अपने ओवल ऑफिस में इनवाइट करते हैं और वहां पर उससे कहते हैं कि उनको कैप्टन अमेरिका की एक बार फिर से जरूरत है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद कैप्टन अमेरिका की पोजीशन को एक बार फिर से यूएस मिलिट्री में रीइंस्टेट करना चाहते हैं। और सैम उनसे कहता है कि व्हाट हैपेंस अगर हम दोनों एक मुद्दे पर अग्री नहीं किए तो। एंड इसी पूरी थीम को हम ट्रेलर में और शायद पूरी मूवी भर प्ले आउट होते हुए देखेंगे, क्योंकि इसके कुछ देर बाद हमको वही सेम चीज होती हुई नजर आने लगती है। लेकिन उससे पहले हमको मुस्टैच वाला डायलॉग बताया जाता है, जो कि एक्चुअल रियल लाइफ से रिलेटेड है। इस मूवी से पहले तक थंडरबोल्ट रॉस का रोल एमसीयू में विलियम हर्ट प्ले करते थे, बट ही सैडली पास्ड अवे, जिस वजह से अब ये रोल हैरिसन फोर्ड को दे दिया गया है। और हैरिसन फोर्ड क्योंकि मूछ नहीं रखना चाहते हैं, तो इन लोगों ने एक मुस्टैच वाला डायलॉग भी चिपका दिया। लेकिन यहाँ पर हम एक काफी इंटरेस्टिंग चीज और भी देखते हैं कि सैम विल्सन जब उनकी तरफ चलता हुआ आता है तो बीच में हम उसका एक नया सूट भी देखते हैं, एंड आई काइंड ऑफ लाइक इट। ये कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को कॉल बैक कर रहा है, जो स्टीव रॉजर्स ने अपना वो ब्लू वाला स्टेल्थ सूट पहना था उसकी तरफ। एंड इट लुक्स क्वाइट स्लीक। वो जो हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, उसमें वो जो हेड फैंस लगे हुए थे वो मुझे पर्सनली इतने पसंद नहीं आए थे, बट दिस वन लुक्स एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इसके बाद हमको धीरे धीरे जो मूवी में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे उनकी भी सिचुएशन पता चलनी शुरू हो जाती है, और मेरे ख्याल से वो यूएस और जापान के बीच में होने वाले हैं। क्योंकि हम लोग सबसे पहले एक फ्रेम देखते हैं जहां पर हमको यूएस की एक नेवी फ्लीट दिखाई जाती है और उसके ऊपर से कुछ जापान के फाइटर प्लेन्स वगैरह उड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन अराइज हो रही है, और उसके तुरंत ही बाद एक शॉट दिखाया जाता है जहां पर उन्हीं शिप्स में से मिसाइल छोड़ी जा रही है। तो ऑफ कोर्स ये कुछ अच्छी सिचुएशन तो नहीं हो सकती, लेकिन इससे भी ज्यादा हमको ये भी समझ में आने लगता है कि आखिरकार ये पूरी की पूरी चीज क्यों खड़ी हो रही है। अगर आप इसके बैकग्राउंड को नोटिस करना स्टार्ट करोगे तो यहां पर हमको एक चट्टान सी दिखती है, और कोई भी वॉर चट्टान के पीछे तो नहीं लड़ा जाता। एमसीयू में सिर्फ एक ही ऐसी बड़ी चट्टान है जो पानी से निकल रही थी, लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वॉज इटर्नल्स, और ये चट्टान और कोई नहीं बल्कि तैमुत होगी। और अगर सूत्रों की मानी जाए तो मूवी का प्लॉट भी उसी के आसपास घूमने वाला है, क्योंकि तैमुत में इनको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से ये सारी की सारी नेशंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आएंगी और वॉर की सिचुएशन बढ़ेगी। अब वो ऐसा क्या है, अगर नहीं जानना चाहते तो अगले 20 सेकंड स्किप कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे रिवील करने वाला हूँ। वो खजाना और कुछ नहीं बल्कि एडमेंटियम है। जी हाँ, वही जो वुल्वरीन के पूरे शरीर में भरा हुआ है और उसके क्लॉज में भी निकल के आता है। वो एमसीयू में हम लोग पहली बार इस मूवी में देखेंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी लड़ाई एक्चुअली में उसी एडमेंटियम के पीछे है, क्योंकि जापान को भी वही खजाना चाहिए और यूएसए को भी। और इन अगर शॉट्स को नोटिस किया जाए तो हम लोग यूएस और जापान के बीच में कोई ना कोई कोलैबोरेशन होता हुआ भी देख सकते हैं, जिनके बीच में सैम विल्सन खड़ा हुआ है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि सैम एक्चुअली में इन दोनों नेशंस के बीच में फंसने वाला है बहुत ही बुरी तरह से। लेकिन इसके बाद हमको पहली झलक देखने को मिलती है जिनकार्लो डेस्पासितो की, जो इस मूवी में एक नए कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेंगे, जिसका नाम होगा GW ब्रिज और फुल फॉर्म होगा जॉर्ज W ब्रिज। और क्योंकि अब बात निकली गई है तो कॉमिक बुक्स का ज्ञान तो बिखेर ही दूंगा आपके ऊपर। तो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में ये काफी इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, जिसको इस मूवी में दिखाना आई वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये किसी भी एंगल से कैप्टन अमेरिका का विलन नहीं है। इसकी पूरी की पूरी कहानी एक्समैन और केबल के साथ एसोसिएटेड है। ये एक्चुअली में सिक्स पैक नाम की एक टीम का लीडर होता है, जिसको केबल फॉर्म करता है, क्योंकि वो फ्यूचर से है। तो करंट टाइमलाइन में जो भी चीजें चल रही हैं और फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए जिन भी लोगों को वो जिम्मेदारी सौंपता है, वो सिक्स पैक होते हैं और उनको लीड करता है
ये बंदा ना, अगर कॉमिक बुक्स में देखा जाए तो जनरली केबल के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, दूसरे एक्समैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता है, पनिशर के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आया है, लेकिन कैप्टन अमेरिका और उनके आसपास के कैरेक्टर्स के साथ में ज्यादातर नहीं। लेकिन अगर इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास कोई भी जनरली पावर्स तो नहीं है। ये वेपन्स में काफी ज्यादा अच्छी खासी मास्टरी पोजेस करता है, ये स्ट्रैटेजिस्ट है, एक्सपर्टली प्लान कर लेता है चीजों को, और क्योंकि ये शील्ड का मेंबर होता है तो इसके पास हर तरह के जुगाड़ के प्रबंध होते हैं, हर तरह के। लेकिन इसके बाद ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर कार दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रही है, तो आई थिंक ये रेड हल्क से एसोसिएटेड होगा, क्योंकि हम लोगों ने इनक्रेडिबल हल्क में भी हल्क के साथ में ऐसा कुछ देखा था, वो एक कार को दो पार्ट्स में चीर के उसको पंच की तरह यूज करता है। आई एम होपिंग फॉर दैट इन दिस वन एज वेल। और ये सारी चीजें एक्चुअली में इसलिए हो रही है क्योंकि जनरल रॉस ने कुछ ना कुछ पूरे वर्ल्ड के लिए प्लान किया हुआ है, और हम लोग इंडिया को भी यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। उनके साइड में ही इन लोगों ने कोई इंडियन डिप्लोमैट को भी बिठाया हुआ है। लेकिन ये प्लानिंग अपनी एक तरफ, क्योंकि आइजिया ब्रैडली ने अपना खुद का प्लान बना रखा है, जिनको हमने लास्ट टाइम फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था। वो आते हैं सीधे थंडरबोल्ट रॉस पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, बट ग्रेजुअली जब उनको रियलाइज होता है कि चीजें हाथ से बाहर निकल रही हैं, तो वो कैप्टन अमेरिका के फैशन में खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाते हैं। ये एक टिपिकल कॉल बैक है जो हम लोगों ने विंटर सोल्जर में देखा था, जहां पर कैप ऐसे ही खिड़की से कूदते हैं। तो बट इस मोमेंट का मैं फायदा उठाकर आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं कि इस ट्रेलर में हम लोगों ने सब कुछ देखा, सब कुछ। हमको फाल्कन दिखाया गया, उसके आसपास की चीजें दिखाई गई, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, थंडरबोल्ट रॉस दिखाया गया, रेड हल्क दिखाया गया। बट आई होप यू गाइज आर नॉट थिंकिंग कि ये लोग विलन्स हैं, क्योंकि मूवी का विलन हमें नहीं दिखाया गया, और एटलीस्ट दिखाया गया तो बहुत अच्छे से नहीं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि ये मूवी हर चीज को इधर उधर से उठा करके कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो यहां पर आता है इस मूवी का एक और कनेक्शन द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के साथ में, क्योंकि हमको वो जो मिस्टर ब्लू देखने को मिला था, याद है आपको, वो इस मूवी में एक बार फिर से रीअपियर होगा। लेकिन अब वो मिस्टर ब्लू नहीं बनेगा, बल्कि मार्वल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा जिसका नाम है द लीडर। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो भाई किस लिए बैठा है। तो बेसिकली द लीडर मार्वल कॉमिक्स में अपीयर होने वाला हल्क का एक विलन है। हल्क जहां पर एक तरफ फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग है और अपनी जितनी भी चीजें होती है उनको वो स्ट्रेंथ से ब्रूटल तरीके से खत्म करना प्रेफर करता है, वहीं पर लीडर अपनी चीजों को दिमाग से खत्म करता है। बट आई एम ट्राइंग टू से कि इस बंदे के पास दिमाग की सारी पावर्स है, माइंड कंट्रोल कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, टेलीकाइनेसिस कर सकता है, ही कैन डू एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन विद योर माइंड, और वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट उसका एक शॉट पे दिखाया जाता है, अगर आप सबटाइटल्स ऑन करके देखोगे तो ये बंदा जो ऐसे पीछे से दिखाया गया है, उसके सबटाइटल्स में सैमुअल स्टर्न्स लिखा हुआ आता है। तो सैमुअल स्टर्न्स वही सेम कैरेक्टर है, और इसको प्ले भी टिम ब्लेक नेल्सन ही कर रहे हैं जिन्होंने उस मूवी में किया था। तो कंटिन्यूटी पूरी तरह से मेंटेन रहेगी और मूवीज इंटरकनेक्टेड फील होंगी, सिवाय हल्क के, क्योंकि वो एडवर्ड नॉर्टन प्ले नहीं करते। सो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि विलन जो है उसके पास माइंड कंट्रोल की पावर्स हैं, और आइजिया ब्रैडली कुछ ऐसा कर रहा है जो वो नेचुरली नहीं करना चाहिए। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आई थिंक आइजिया ब्रैडली इज माइंड कंट्रोल्ड बाय द लीडर, और ये थंडरबोल्ट रॉस और सैम के बीच में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट्स को खड़ा कर सकती है। लेकिन अगर आप नोटिस करते हो तो यहां पर सैम अकेला नहीं है, उसके साथ हमारे टॉरेस भाई भी हैं। टॉरेस इस मूवी में काफी प्रोमिनेंटली फीचर किया जाएगा, क्योंकि वो अब नया फैल्कन बनेगा। सिंस सैम इज कैप्टन अमेरिका, तो हमको एक फैल्कन की भी जरूरत है। कॉमिक बुक्स में टॉरेस भाई फैल्कन बनते भी हैं, लेकिन उनका ये ट्रांजिशन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि जिस तरह मूवी में उसको ऐसे सूट वूट पहनाकर उड़ते हुए दिखाया गया है, कॉमिक बुक्स में वैसा नहीं होता। ये लिटरली एक हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड ह्यूमनॉइड टाइप का बनता है। सच बताओ तो ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन और ये सुपर सोल्जर वाली चीजें, फिर इसके बाद ये गामा मॉन्स्टर्स, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमको टॉरेस वाली चीज भी देखने को मिल सकती है, और ये सुनकर मैं काफी खुश भी हुआ। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा सा रहम कर लेते हैं। स्पीकिंग ऑफ विच, हम सैम और टॉरेस को एक ओल्ड फैसिलिटी में जाते हुए देखते हैं, जहां पर हर कहीं रेड वेड लाइट जल रही है। बिल्कुल कंप्लीट रेफरेंसेस दे रखी है रेड हल्क की तरफ, और ये भी बताने की कोशिश करिए कि यहाँ पर ये कुछ एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी मूवी में सैम को अपने नए सूट में देखेंगे, क्योंकि इस वाले शॉट पे हम उसको पुराने सूट में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, माइनस द हेड फैंस, और ये कुछ उसी तरह की किक मारता है जो हमने इसको सिविल वॉर में मारते हुए देखी थी। बट यहाँ पर एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन किया जाता है, एंड दैट इज सेब्रा। अब इसको सेब्रा साबरा जो बोलना है बोल सकते हो, लेकिन आपको कॉमिक बुक्स के बारे में बता देता हूं। तो कॉमिक बुक्स में इसका नाम होता है रुथ बट सराफ, जो कि मुसाद की एक एजेंट होती है, लेकिन इसके साथ ही वहां की पहली म्यूटेंट भी होती है, जिस वजह से ये उनके लिए काम करती है। एंड इन केस यू गाइस आर थिंकिंग कि इसकी म्यूटेंट पावर्स क्या होती हैं, तो वही नॉर्मल सुपर हीरो वाली, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कुछ नया नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में ये लोग इसके ओरिजिन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, और अगर आप इसको ढूंढने की कोशिश करते हो तो आपको कहीं ना कहीं रेड रूम का मेंशन और ब्लैक विडो से एसोसिएटेड कुछ चीजें मिल जाती है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमको इस मूवी में एक और नई ब्लैक विडो देखने को मिले, बिकॉज वी नो कि रेड रूम में और भी कई सारी थी। बट हाँ, उसका नाम ब्लैक विडो ना रख के ये लोग सेब्रा या साबरा
जो भी बोलते हैं वो बोलेंगे। और फिर कुछ बैड एस शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां पर सैम विल्सन अपने विंग्स को फ्लेक्स कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये जगह चेरी ब्लॉसम से भरी पड़ी है। चेरी ब्लॉसम्स अगेन जापान। और हम जो आखिरी के रेड हल्क वाले शॉट को देखते हैं वो भी एक्चुअली वहीं पर टेक प्लेस कर रहा है। रेड हल्क जापान में जाएगा, तबाही मचाएगा, सैम विल्सन वहां पर आकर उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन पता नहीं वो काम कैसे होगा, क्योंकि अगर आप इस शील्ड वाले शॉट को नोटिस भी करते हो तो रेड हल्क उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, वो बिना देखे उस शील्ड को पकड़ता और खिलौने जैसे जमीन पे पटक देता है। और हाँ, इन केस यू गाइस डोंट नो तो रेड हल्क एंड थंडरबोल्ट रॉस आर सेम पीपल। जैसे ब्रूस बैनर ग्रीन हल्क बनता है वैसे थंडरबोल्ट रॉस रेड हल्क बनता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसी वीडियो में सब थोड़ी ना बता दूंगा। इनफैक्ट आई ऑल्सो थिंक इन लोगों ने रेड हल्क के कुछ शॉट्स ट्रेलर से गायब करे हुए हैं, मतलब उसको हटा दिया है। जैसे व्हाइट हाउस के डिस्ट्रॉय होने वाला शॉट, इसमें हमको एक्चुअली ये दिखाया नहीं जाता कि क्या चीज आकर के घुसी है व्हाइट हाउस में। और यहाँ पे सिंस यूएस और जापान का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और जो मैंने स्टार्टिंग में खजाने की बात करी थी वो भी दिखाया जा रहा है, तो फिर हो सकता है कि ये लोग इस चीज को किसी ना किसी तरीके से सिल्वर समुराई से भी कनेक्ट करते हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसी मूवी में लेके आ जाओ, लेकिन हाँ उसका सेटअप जरूर किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आप लोग इस कैरेक्टर को ऑलरेडी वोल्वरीन की मूवी में देख चुके हो। वोल्वरीन के सेकंड पार्ट में वो जो वोल्वरीन के क्लॉज को काट देता है अपने बड़े से आर्मर के साथ, दैट वाज सिल्वर समुराई। हालांकि वो कॉमिक बुक एक्यूरेट नहीं था इतना ज्यादा, बट फिर भी कर सकते हैं। और फिर फाइनली हम सैम को उड़कर साउंड बैरियर ब्रेक करते हुए देखते हैं, which was I admit pretty cool to see। तो जो भी था मैंने आपको बता दिया, बट आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट। अपने क्वेश्चंस बताना जो भी आपको लगता है, और सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो ग्रीन हल्क नहीं दिखेगा पिक्चर में।